नमस्कार श्रोताओं। स्वास्थ्य की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि इन दिनों खासकर जब ठंड की शुरुआत है, स्ट्रोक के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, ऐसे मरीज आते हैं। पहले की तुलना में आज इस तरह के मरीजों की संख्या ज़्यादा हो रही है। स्ट्रोक काफ़ी एक खतरनाक स्थिति है स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो। आज हम इसी के तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर पंकज सिंह, आप जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम स्ट्रोक की बात करते हैं तो स्ट्रोक आखिर है क्या, कौन सी स्थिति है और किनको स्ट्रोक हो सकता है, संभावना ज़्यादा होती है? स्ट्रोक एक आकस्मिक कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है, और यह खून की नस जो दिमाग की आइदर उसके ब्लॉक होने से या उसके फट जाने से होने वाले हिमरेज की वजह से होती है। और इसके जो प्राइमरी लक्षण होते हैं, जिसको हम लकवा बोलते हैं, एक तरफ की कमजोरी हो जाना या बोलने निगलने में दिक्कत होने लगना, देखने में दिक्कत होना, इस तरीके के कई लक्षण होते हैं। लेकिन जो सबसे कॉमन है कि एक तरफ का आइदर हाथ में कमजोरी हो जाना, हाथ या पैर में, या फिर सूनापन, झंझनाहट होना, इस तरीके से स्ट्रोक और वो प्रेजेंट करता है। ये किसको हो सकता है? सामान्य तौर पर हम ऐसे किस तरह के व्यक्तियों को चिन्हित कर सकते हैं जिनमें ये संभावना ज़्यादा होती है स्ट्रोक की? जी, आपने जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि स्ट्रोक के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, पेशेंट्स का में इजाफा हो रहा है। रीज़न यही है कि हमारे देश में अब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये दो मेडिकल कंडीशंस बढ़ती चली जा रही हैं। और इन दोनों का रीज़न ये है कि हमारी नियमित एक्सरसाइज, हमारी लाइफस्टाइल, ये सब चेंज होती जा रही है। हमारा खाना पीना, पौष्टिक आहार नहीं मिलना, स्ट्रेस के लेवल ज़्यादा होना, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमारा डायबिटीज़ और फिर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब आ जाता है। और फिर धीरे धीरे हम इनसे होने वाली अब बड़ी मेडिकल कंडीशंस जैसे हार्ट अटैक्स और ब्रेन अटैक मतलब स्ट्रोक, इस तरीके से हमको अब स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स हैं ये सारे जो मैंने अभी अभी डिस्कस किए। इसके अलावा अगर आपको हार्ट की कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर आपको हार्ट की पंपिंग की प्रॉब्लम है, हार्ट की धड़कन की प्रॉब्लम है, ये भी स्ट्रोक होने के रिस्क हो जाते हैं इन लोगों में। जो लोग व्यसन करते हैं जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल, अगर ज़्यादा इसका सेवन करते हैं, उनको भी स्ट्रोक होने के रिस्क होते हैं। तो हम स्ट्रोक को रिस्क फैक्टर से पहचानते हैं और हमको चाहिए कि हम अपने रिस्क फैक्टर्स को अगर कंट्रोल करें तो हम अपने ब्रेन अटैक्स या स्ट्रोक के होने के रिस्क को कम कर सकते हैं। आज जो हम बात करते हैं जीवन शैली से जुड़ी हुई जो तमाम बीमारियां हैं, चाहे जैसे डायबिटीज आपने कहा, ब्लड प्रेशर है, जो हार्ट की समस्याएं हैं, ये जो समस्याएं हैं ये कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन स्ट्रोक के लिए भी जिम्मेदार हैं। कैसे पहचान करें कोई व्यक्ति को स्ट्रोक आया है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है? ऐसे क्या शुरुआती लक्षण है जिनके आधार पर हम ये कहते हैं कि भला व्यक्ति को स्ट्रोक आया है? पहचानना तो जरूरी ही है, लेकिन इसको समय रहते पहचानना भी बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि समय रहते ही इसका संपूर्ण ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अगर आपको अचानक आंखों से देखने में तकलीफ होने लगे, आपको एक आंख से दिखाई देना कम हो गया या धुंधला हो गया, या फिर आपका चेहरे पर टेढ़ापन होने लग गया, जब आप हंस रहे हैं तो आपकी स्माइल एक तरफ हो रही है, आवाज़ चेंज होने लग गई, या फिर आपका हाथ उठने में दिक्कत होने लग गई, चलने में लड़खड़ाहट होने लग गई, ये 5 सिम्टम्स को हम अगर याद रखें, और इसका जो एक्रोनिम है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है, बी फास्ट, बी मतलब बैलेंस, अगर आपको चलने में लड़खड़ाहट हो रही है, आई मतलब विजन, आईज के साथ होने वाला विजन में प्रॉब्लम, अगर आपको एक तरफ से आंख में देखने में प्रॉब्लम हो रही है, एफ मतलब फेस, फेशियल एसिमेट्री, चेहरे में एसिमेट्री, एक तरफ ज़्यादा खुल रहा है या एक तरफ से ज़्यादा लार टपकने लग गया, बाद में ए मतलब आम की कमज़ोरी, एस मतलब स्पीच या आवाज़ में लड़खड़ापन। अगर ये सारे में से कोई भी लक्षण है तो आप टी मतलब टाइम रहते अस्पताल पहुंचे। बी फास्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसी से हम स्ट्रोक को बेहतर पहचानते हैं। मान लीजिए ये लक्षण प्रकट होते हैं, ये लक्षण किसी में दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तुरंत ऐसे कौन से एक्शन लेने चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए उन स्थिति में, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर जैसे ही आपने अपने पेशेंट को पहचाना कि इनको स्ट्रोक का लक्षण आ गए हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि एक स्ट्रोक रेडी अस्पताल में पहुँचें। इनफैक्ट स्ट्रोक होने का वेट ना करें, आज ही सब लोगों को चाहिए कि अपने आसपास के, अगर आपके घर में ये जो रिस्क फैक्टर्स या लाइफस्टाइल डिजीजेज हमने बताई, आपके घर में ऐसे पेशेंट्स हैं, तो पहले से ही पता करके रखें कि आपके आसपास के स्ट्रोक रेडी सेंटर्स क्या हैं। अब स्ट्रोक रेडी सेंटर वो कैसे निर्धारित होता है कि वहाँ पर एक स्ट्रोक एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन हो। तो सारे जो एमडी डॉक्टर्स होते हैं वो स्ट्रोक के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन लगभग सारे न्यूरोलॉजिस्ट स्ट्रोक के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल्स को चिन्हित करें जहाँ पर ये लोग हैं, और मिनिमम एक सीटी स्कैन की व्यवस्था हो
और वो दवाई जो स्ट्रोक के लिए यूज़ की जाती है वो वहाँ पे अवेलेबल हो। ये 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है स्ट्रोक रेडी सेंटर पे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स स्ट्रोक में एडवांस्ड केयर भी करते हैं, जिसमें ये सब मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा छोटी मोटी जो इंटरवेंशंस होते हैं स्ट्रोक के लिए वो भी उसके लिए रेडी रहते हैं। तो ऐसे अस्पताल को पहले पहचानें और इनको चिन्हित करके रेडी रहें कि अगर कुछ हो तो यहाँ पे पहुँचें। तो स्ट्रोक रेडी सेंटर को पहचाने की कहाँ पर है। दूसरी चीज़, अगर आपको स्ट्रोक का डाउट हुआ तो पेशेंट को मुंह से कोई गोली नहीं दें, क्योंकि कई बार स्ट्रोक जो है उसकी वजह से निगलने में दिक्कत होती है, होश में गड़बड़ होती है, तो ये गोली कई बार सांस की नली में जाएगी और हमको दिक्कत बढ़ेगी। दूसरा, जो हम गोली देते हैं वो ज़्यादातर बीपी को कम करने की देते हैं या फिर खून पतला करने की देते हैं, जो कि स्ट्रोक में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रोक 2 किस्म के होते हैं, एक है खून की नस बंद होने से, एक है खून की नस फटने से। तो अगर आपकी खून की नस फटी है और आप खून पतला करने की दवाई दे रहे हैं तो ये आपको नुकसान दे सकती है। तो लगभग हर 6 में से 1 आदमी को खून की नस फटने वाला स्ट्रोक है, मतलब आप गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं। दूसरा, बीपी की दवाई ना दें, क्योंकि बॉडी क्या करता है कि बीपी बढ़ाता है जहाँ पे खून नहीं पहुँच रहा है वहाँ पहुँचाने के लिए। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो जब तक स्ट्रोक एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन ये बोले ना कि बीपी की दवाई अब देनी चाहिए, तब तक आप बीपी की दवाई ना दें। तीसरी चीज़, आप एम्बुलेंस का वेट मत करिए। पेशेंट अगर लग रहा है कि स्ट्रोक के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और उसको निगलने में कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी अस्पताल में अपनी गाड़ी में लेके जाएं रादर देन एम्बुलेंस का वेट करें, क्योंकि ये प्रीशियस टाइम लॉस होता है। पेशेंट को कोशिश करें कि लेटा के लेके जाएं। तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, ये करनी है और कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है। यानी ब्रेन स्ट्रोक एक आपात स्थिति है, समय बड़ा कीमती है, बड़ा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि स्ट्रोक यदि किसी को हुआ है तो उसका क्या उपचार है, और इससे जुड़ा हुआ हमने एक शब्द है आईवी थ्रोम्बोलिसिस, ये क्या है, इसका क्या मतलब है? जी, अब आपने पहचान लिया स्ट्रोक क्या है। अब आपको चाहिए कि अस्पताल में जल्दी से जल्दी पहुंचें। क्यों हम ये जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए बोल रहे हैं? क्योंकि ये शुरू के जो 4.5 घंटे हैं जिसमें हम खून पतला करने का इंजेक्शन देकर उस खून की नस को खोल सकते हैं जो कि खून की नस बंद है। तो 4.5 घंटे के बाद वो खून की नस को खोलने वाला इंजेक्शन, उससे ब्लीडिंग होने की या रक्तस्राव होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके लिए आप चाहिए कि 4.5 घंटे के अंदर, लेकिन जितना जल्दी हो सके, अगर आप 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे तो 4 में से 1 आदमी पूरा तुरंत ठीक हो सकता है। अगर आप 3 घंटे में पहुंच जाएंगे तो 8-9 में से 1 आदमी पूरा ठीक हो जाएगा। और 4.5 घंटे में पहुंचते हैं तो 17-18 में से 1 आदमी ठीक हो पाएगा। और 4.5 घंटे के बाद ये नहीं हो सकता। तो समय की इंपॉर्टेंस बहुत है। इसी प्रोसेस को जो आईवी इंट्रावीनस इंजेक्शन हम देते हैं खून पतला करने का, पेशेंट में ये देख के कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होने वाला, इसी प्रोसेस को हम आईवी थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जैसे ब्रेन में कोई क्लॉट हो जाता है तो उसको कैसे हटाते हैं? क्या सर्जरी ही एक आखिरी विकल्प है या कुछ मेडिसिन हैं, औषधियां हैं जिनके थ्रू आप इसको हटाते हैं? जी, क्लॉट एक चीज़ है जो कि हम कोशिश करते हैं पेशेंट से ना बोलें। क्यों? क्योंकि क्लॉट के मीनिंग अलग अलग हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये डिस्कस हो तो बेटर है। क्लॉट जो है वो खून का थक्का, शायद इसको हम बेटर पहचानते हैं। जी। तो ये थक्का अगर आपकी खून की नस में जाता है तो ये आपकी खून की नस को बंद कर देता है। तो खून के इस क्लॉट को निकालने की एक प्रोसेस होती है जिसको हम एंडोवैस्कुलर थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। कभी कभी हमारी खून की बड़ी नस अगर बंद हो रही है तो 6 घंटे के अंदर हम तार के थ्रू उस नस तक पहुंचकर उस क्लॉट को निकाल सकते हैं। इस प्रोसेस को हम एंडोवैस्कुलर थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं। ये भी शुरू के 6 घंटे और डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एमआरआई में क्या आया है, हम ये भी निर्धारित कर सकते हैं कि हम इसको 6 घंटे के बाद भी करें या ना करें। अब हम 6 घंटे तक ही नहीं, 12 घंटे तक भी कर सकते हैं इस प्रोसीजर को, लेकिन ये सब हमारे डॉक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। तो एंडोवैस्कुलर थ्रोम्बेक्टमी वाला ये जो क्लॉट निकालने वाला, खून की नस में से क्लॉट निकालने वाला प्रोसीजर है, ये बहुत ही सिलेक्टेड सेंटर्स पे होता है। इनको पहचानें और कोशिश करें कि ऐसे सेंटर्स पे जल्दी पहुंचे जहाँ के हर तरीके का इलाज स्ट्रोक में अवेलेबल है। आईवी थ्रोम्बोलिसिस भी जो मैंने पहले बताया और एंडोवैस्कुलर थ्रोम्बेक्टमी भी। ब्रेन हेमरेज करके एक जो कंडीशन होती है जिसको हम 15% पेशेंट्स में देखते हैं, उसमें क्या होता है कि रक्तस्राव होता है। ये जो ब्लड खून की नस से बाहर आ गया फटने के बाद, इसको भी क्लॉट नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑपरेशन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो न्यूरोसर्जन्स करते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में, हमारी खोपड़ी में एक लिमिटेड जगह है। ये ब्लड जो बाहर आया है अब ये दिमाग में प्रेशर बढ़ा रहा है। तो इस
ब्लड को निकालने के लिए हमें कई बार सर्जन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हम दो किस्म के क्लॉट, एक तो बिना फटे हुए खून की नस में जो जाम हो गया है उसको क्लॉट बोलते हैं, और रक्तस्राव होने की वजह से जो दिमाग में बड़ा सा खून का क्लॉट जो कि कई बार 30 ml, 40 ml, 100 ml तक की जगह घेर लिया अचानक, जो कि जानलेवा हो सकता है, इसके लिए न्यूरोसर्जन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये स्थितियां हैं। हम ब्रेन स्ट्रोक की संभावना को, आशंका को, इसके खतरे को कम कर सकें, हमें अपने दैनिक जीवन में ऐसा क्या कुछ करना चाहिए जिससे इसकी संभावना कम हो जाए? सबसे पहले हम अपने को वो रिस्क फैक्टर्स होने ही ना दें, मतलब हम अपने आप को डायबिटीज़ ना होने दें, अपने को ब्लड प्रेशर ना होने दें। तो अपना वजन को हमेशा नियंत्रित रखें, कोलेस्ट्रॉल को हमेशा नियंत्रित रखें, अपने आहार को इस तरीके से करें कि आप में कोलेस्ट्रॉल और वजन ना बढ़ पाए। दूसरा, अगर आपको शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये सब चीज़ें हो गई हैं तो इनका रेगुलर चेकअप कराएं, इसके लिए रेगुलर दवाई लेते रहें। और अगर आपको हार्ट कंडीशंस हो गई हैं तो अपने हार्ट स्पेशलिस्ट से मिलें, और कई बार दवाइयों को चेंज करने से ही हम स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसी तरीके से हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम व्यायाम की वकालत करते हैं, व्यायाम की बात करते हैं कि व्यायाम बहुत ज़रूरी है। जाहिर है कि जीवनचर्या से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं जिसका परिणाम होता है, ये ब्रेन स्ट्रोक भी उसका परिणाम होता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें किस तरह से व्यायाम करना चाहिए, या यदि कोई ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट रहा है उसको किस तरह का व्यायाम करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, कब करना चाहिए व्यायाम, ये थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को। अगर आपको स्ट्रोक पहले नहीं हुआ है तो आपका व्यायाम एक नॉर्मल आदमी के व्यायाम जैसा ही होगा, जिसमें आप हर तरीके की एरोबिक्स एक्सरसाइजेज, कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेज, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज, जिससे आप अपने वेट को चेक इन कर सकें और फिट रहें, अपना स्टैमिना बढ़ाए रखें। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 सीढ़ी चलने में अब हालत खराब हो गई, सांस फूलने लग गई, ये बताता है कि आपका स्टैमिना खराब है। तो एक स्टैमिना बनाए रखने के लिए जो भी कार्डियोवैस्कुलर और वेट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज लगती हैं वो करना ज़रूरी है। अब मान लीजिए आपको स्ट्रोक हो गया, तो अब आप क्या एक्सरसाइज करें? तो स्ट्रोक होने के तुरंत बाद जैसे ही पेशेंट स्टेबल होता है तो हम पेशेंट का अस्पताल में ही एक्सरसाइजेज या फिजियोथेरेपी शुरू कर देते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। और मान लीजिए पेशेंट ठीक हो गया तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट के हिसाब से हमको हमारी एक्सरसाइजेज को मॉडिफाई करना पड़ता है, जिससे कि हम अपने वीक अंगों का बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर पाएं और उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स या अकड़न कम आने दें। यानी ये मरीज की कंडीशंस के हिसाब से, उसकी स्थिति के हिसाब से हम ये तय करते हैं कि किस तरह का व्यायाम उचित रहेगा। व्यायाम के अलावा एक और महत्वपूर्ण है खान पान। हमारा खान पान किस तरह से होना चाहिए, ये तो एक हर समय और हर स्थिति में, हर काल में महत्वपूर्ण है। लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए भी और ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए भी ऐसे क्या कुछ हम अपने खान पान में सावधानी रखें? पौष्टिक खाना सबसे इम्पोर्टेंट। पौष्टिक खाना, अपने खाने में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण करने के लिए और समय से खाने के लिए। इर्रेगुलर खाना भी हमारे लिए, शरीर के लिए खराब रहता है, तो समय पे सही खाना खाना सबसे इम्पॉर्टेंट। और अगर आपको शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, तो उस हिसाब से शुगर रहित खाना, और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करते हुए, अगर ज़रूरत है तो उसकी दवाई लेते हुए खाना में ध्यान रखना। ब्लड प्रेशर है तो आपको नमक खाने में एक्स्ट्रा नहीं होने देना, जो इतना रेगुलर हमारे खाने में नमक होता है वो इनफ है। अच्छा, आपके पास जैसे स्ट्रोक के पेशेंट्स आते हैं, कुछ समय पहले जो स्थिति रही होगी, आज जो स्थितियां हैं, कितना कुछ बदलाव है स्ट्रोक के मामले में? कितना कुछ लोग मतलब खतरे के जोन में ज़्यादा हैं? आपका क्या अनुभव है? हमारा अनुभव बताता है कि स्ट्रोक दिन प्रतिदिन इसके चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज से 10 साल पहले स्ट्रोक इतने नहीं होते थे, और 10 साल बाद आज नहीं भी तो हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में 3 गुना 4 गुना अब स्ट्रोक हम ज़्यादा देख रहे हैं। अब स्ट्रोक का ट्रीटमेंट भी काफ़ी आ गया है और लोग अवेयर भी बहुत हो गए हैं, जागरूक होने लग गए हैं। इसके लिए कई बार स्ट्रोक का ट्रीटमेंट लेने के लिए वो डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे हैं। आखिर में हमें बताइए, कोई ऐसी और महत्वपूर्ण बात हो, या हमारे सुनने वालों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि एक स्वस्थ जीवनचर्या कैसे वो रखें, कैसे स्वस्थ रहें? खासकर यदि हम ब्रेन स्ट्रोक की बात करें तो उससे अपने आप को कैसे बचा के रखते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे आखिर में? सबसे पहले अपने जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको ना आने दें, शुगर बीपी आने ही ना दें। शुरू से ही अपने शरीर पे ध्यान रखें, अपना वजन ना बढ़ने दें, और एक नियमित एक्सरसाइजेस की रूटीन बना लें कि आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम हम जम के अपने शरीर को तकलीफ दें और एक्सरसाइज करें। यही आपको बचाने वाला है। अगर आपको कोई लत है तो उसको तुरंत छोड़ें। हर तरीके की लत जो है वो स्ट्रोक दे सकती है। 4.5 घंटे जिंदगी के, टाइम इज ब्रेन,
इसको पहचानें और जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचे अगर आपको डाउट हो रहा हो। तो बहुत आसान है, हमारे हाथ में है कि हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें। एक अच्छी दिनचर्या हो, व्यायाम हो, खान पान अच्छा हो, नशे से, हर प्रकार के नशे से, लत से दूर रहें। और ब्रेन स्ट्रोक में समय बड़ा कीमती होता है, जितना जल्दी हो सके हम अपने नजदीकी विशेषज्ञ के पास पहुंचें। तो डॉक्टर पंकज सिंह, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद।